मैंने घर का दरवाज़ा खोला और उस औरत को घर से बाहर धक्का दे दिया। मुझे लग रहा था कि जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा काम किया है और उसके बाद मेरी ज़िंदगी की सारी उलझनें ख़त्म हो जाएंगी। मैं दरवाज़ा बंद करके वापस पलटा ही था कि मेरी आंखों ने ऐसा दृश्य देखा कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सारे मोहल्ले वाले ही हैरान थे। वे कहते हैं ना कि कुछ औरतें होती हैं जो अपने पतियों को अपने पल्लू से बांध लेती हैं। ऐसी ही एक औरत मेरी ज़िंदगी में भी आ गई थी। लेकिन मैं बहुत खुश था क्योंकि वे बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अब जाहिर है कि जिसके पल्लू से मर्द बन जाए वे कोई बदसूरत औरत तो नहीं हो सकती, खूबसूरत ही होगी। मेरी पत्नी भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। मेरे घर में मेरी दो बहनें और माँ थी। जब हमारी शादी हुई तो अगले दिन से ही मेरी पत्नी ने शिकायतें करनी शुरू कर दी थी। मेरी माँ और मेरी बहनों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। माँ भी अपनी परंपराओं पर उतर आई थी। मेरी पत्नी भी रोज़ मुझे बताती कि आज ये हुआ था, आज वह हुआ था। मैंने उससे कहा, ये सारी बातें तो हर घर में होती ही हैं, ये बातें इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं। पर मैं इस बात पर हैरान था कि अगर मेरी पत्नी ऐसी थी कि बाल की खाल निकालने वालों में से थी, तो उसको मौका क्यों दिया जा रहा था। मेरी माँ के पास मोहल्ले के कुछ बच्चे आते थे जिनको वे ट्यूशन पढ़ाया करती थी। वे बच्चों को फ्री में पढ़ा रही थी। कहते हैं ना, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में एक भी पुण्य का काम किया हो तो वह आपके लिए ढाल बन जाता है और आपको बड़ी सी बड़ी परेशानियों में से निकाल लेता है। मैं सोचने लगा कि मेरी माँ ने तो अपनी सारी ज़िंदगी में बहुत अच्छाइयाँ की हैं। मैं अपनी माँ को बहुत अच्छा समझता था, पर वे मेरी पत्नी के साथ हमेशा ही बुरे तरीके से पेश आती थी। उन्होंने उसे अपनी बेटी समझा ही नहीं था। बहू को कभी कोई बेटी नहीं समझता। ये बातें मुझे अब समझ में आ गई थी कि औरतें क्यों रोना धोना डालती हैं। जब एक औरत को सारा दिन उसकी सास और नंद जलील करके उसको तंग करेगी, शाम को जब पति आएगा तो उससे दिल की बात नहीं करेगी तो फिर किससे करेगी। जाहिर है उसका मूड ख़राब ही होगा। मेरी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी। मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था। लेकिन जब भी मैं कमरे में आता तो वह मुंह फुलाकर बैठी होती थी और उसकी ज़ुबान पर शिकायतें होती थीं और फिर 1 डेढ़ घंटा वे वही शिकायतें करती रहती। मैं सुनते सुनते ही सो जाया करता था। क्या मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरने वाली थी? क्या मैंने इसलिए शादी की थी? मैं तो परेशान हो गया था कि क्या करूं। एक तरफ मेरी पत्नी अकेली थी और दूसरी तरफ वे तीनों थीं। फिर मैंने अपनी बड़ी बहन की शादी करवाने के बारे में सोचा और उसके लिए रिश्ता तलाश किया। जल्दी में मुझे जो रिश्ता मिला वो बिल्कुल भी सही नहीं था। इस बात को मैं खुद भी पता था। मैंने अपनी माँ को बताया, बहन को नहीं, कि लड़के की पहले शादी हुई थी, लेकिन 1 महीने के बाद लड़की ने तलाक ले ली। मेरी माँ ने कहा, 1 महीने के बाद लड़की ने तलाक क्यों ले ली? आखिर ऐसी क्या बात थी? कहीं लड़के के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने कहा कि नहीं, आपको तो पता है कुछ लड़कियां गुजारा नहीं करती। 1 महीना बहुत होता है, आजकल तो लोगों में 1 हफ्ते की भी बर्दाश्त नहीं होती है। मेरी माँ ने लंबी आह भरी और कहा कि हाँ ऐसा तो है। खैर मेरी माँ ने मेरी बात मान ली। मैं वैसे भी इस घर का खर्चा चलाने वाला था। मेरे बाबा तो इस दुनिया में नहीं थे। जो करना था मुझे ही करना था। मैंने अपनी बड़ी बहन की शादी करवा दी। वह भी इसलिए मान गई क्योंकि लड़का शक्ल सूरत में अच्छा था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में और भी कई परेशानियां चल रही थी। पर वे इस घर से चली गई। मैंने एक दिन अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उससे कहा कि अब तो तुम खुश हो ना आशा, अब इस घर से चली गई है, वही तो तुम्हें सबसे ज़्यादा तंग करती थी। उसने कहा कि आशा चली गई है तो क्या, अंजलि तो अभी यहीं पर है। मैंने कहा कि वह तो कम उम्र है, उसका क्या कर सकते हैं, 3 4 साल तो उसकी शादी नहीं हो सकती। मेरी पत्नी ने कहा, क्यों नहीं हो सकती? कम उम्र की लड़कियों की शादी जल्दी नहीं होती क्या? और वे लोग बदले में कोई सामान भी नहीं मांगते हैं। तो उसके लिए भी कोई रिश्ता तलाश करो ताकि मेरी मुसीबत कम हो जाए। मैं तुम्हारे साथ इस घर में खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन ये सब मेरी खूबसूरती से जलते हैं, इसलिए मुझे तंग करने के बहाने तलाश करते हैं। अगर मैं उनके साथ ही सारा दिन सिर खपाती रहूँगी तो फिर आपके लिए वक्त कैसे निकालूंगी? पता है ना, आज मैंने अपने मुंह पर क्रीम ब्लीच लगानी थी ताकि मैं और भी खूबसूरत हो जाऊँ, लेकिन आपकी माँ ने मुझे इतने सारे काम बता दिए कि मेरा पूरा दिन उसी में गुजर गया। पता है ना, मेरी स्किन ख़राब हो रही है। मैंने कहा, नहीं मेरी जान, स्किन क्यों ख़राब होगी तुम्हारी? तुम अभी ब्लीच लगा लो, तुम्हारे हिस्से का कोई काम होगा तो मैं कर दूंगा। उसने कहा कि नहीं, रात के टाइम नहीं लगा सकते हैं और मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। इतने सारे काम करके भी कोई पहले जैसा रहता है क्या? अब मेरी पत्नी ने सिर पकड़ लिया।
मैं उसे तकलीफ़ में तो नहीं देख सकता था। मैं भी बड़ा परेशान था। मैंने कहा कि जैसे एक बहन के लिए रिश्ता मिल गया, दूसरी के लिए भी मिल जाएगा। ठीक तो कह रही थी मेरी पत्नी, जवान लड़कियों के लिए रिश्ता जल्दी मिल जाता है। फिर उसने कौन सी नौकरी करनी थी? वह पढ़ाई भी नहीं कर रही थी। बस टाइम से शादी करके अपने घर चली जाती तो अच्छा है। जब मैंने माँ से ये बात की तो माँ ने कहा कि बेटा पहले आशा की शादी की है, वह ही खुश नहीं है, उसके घर वाले बड़े अजीब से हैं। मैंने कहा कि हाँ माँ, तुम दूसरों की बेटियों को तंग करोगी तो अपनी बेटियों के साथ भी यही होगा। मेरी माँ ने कहा कि हमने तो तेरी पत्नी को कुछ भी नहीं कहा, अपनी मर्ज़ी से उठती है, अपनी मर्ज़ी से काम करती है, खाती है, पीती है, मन होता है तो काम कर देती है, वरना नहीं करती है। अगर कहते हैं तो साफ इनकार कर देती है। मैंने कहा कि मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, मैंने खुद देखा है उसे पूरा दिन काम करते हुए। अब आप लोग झूठ बोल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ ने कहा कि तुझे जब मानना ही नहीं है तो तुझसे बात करने का क्या फ़ायदा। उन्होंने ये विषय छोड़ दिया और कहा कि मैं छोटी बेटी की शादी अभी नहीं करना चाहती। मैंने कहा कि बहुत अच्छे लोग हैं, आपकी बेटी खुश रहेगी। आशा इसलिए खुश नहीं है क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा हो गई थी, लेकिन अंजलि की उम्र अभी कम है, इसलिए उसका रिश्ता आसानी से मिल गया है। वे लोग कल ही आना चाहते हैं। मैंने अपनी माँ को मना लिया और अपनी दूसरी बहन की भी शादी करवा दी। वे लोग काफ़ी अमीर थे, उन्होंने दहेज नहीं मांगा था। इस बात पर मैं खुश था, लेकिन कुछ ही दिनों में वे लोग मेरी बहन को तंग करने लगे थे। माँ मुझे बताती थी तो मैं कह देता था कि हर ससुराल में मसले होते हैं, ये तो मेरी पत्नी भी जाकर अपने घर वालों को बताती होगी, तो फिर क्या करें। आप मेरी पत्नी को दुख ना दिया करें तो आपकी बेटियां भी खुश रहेंगी। मेरी माँ ने मुझे एक दिन कहा कि तू मेरा एक ही बेटा है, मैंने तुझे बड़ी मुश्किलों से पाला है, लेकिन तू तो बिल्कुल अपनी पत्नी के पल्लू से बन गया है। बेटा ऐसा नहीं होता है, माँ और बहनों का भी हक होता है। मैंने कहा कि मैंने 2 बहनों की शादी करवाई है, वे भी 3 महीने के अंदर। अब इससे ज़्यादा और कौन सा फ़र्ज़ पूरा करूँ? क्यों, क्या शादी करना मजाक है? आराम से हो जाती है, क्या इसमें पैसे नहीं लगते? मेरी माँ ने कहा कि हाँ बेटा, पैसे लगते हैं, लेकिन ये तो तेरा फ़र्ज़ था। मैंने कहा कि हाँ फ़र्ज़ तो था, तो पूरा कर दिया ना। अब आपका भी फ़र्ज़ है कि आप इस घर के माहौल को ख़राब ना करें, क्योंकि मैंने आपकी दोनों बेटियों की शादी कर दी है। अब आपको मेरी पत्नी के साथ इस घर में रहना है। आप उसके साथ अच्छे तरीके से रहेंगी तो वह भी आपकी सेवा करेगी, आपका ख्याल रखेगी। अब आपको इसके अलावा और किसी का सहारा नहीं है। वे कहते हैं ना कि वक्त पड़े तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो प्लीज़ आप इस घर का माहौल ख़राब मत कीजिएगा। लेकिन अगले ही दिन मेरी पत्नी को जब मैंने देखा तो वो बैठी रो रही थी। उसने कहा कि आपकी माँ ने मुझसे कहा है कि अब मेरी दोनों बेटियाँ इस घर से चली गई हैं, अब तुमको ही घर के सारे काम करने हैं। जब मैंने उनको कहा कि हम कोई नौकरानी रख लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि तू है ना नौकरानी। क्या मैं नौकरानी हूँ? नौकरानी क्या मेरे जैसी होती है? क्या मेरी शक्ल नौकरानियों से मिलती है? मैंने कहा कि तुम्हें माँ ने नौकरानी कहा? मैंने हैरान होकर कहा कि उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया? तुम कहाँ से नौकरानी लगती हो? तुम तो किसी बड़े महल की मालकिन लगती हो, बल्कि उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। मैं अपनी पत्नी की तारीफ़ें करने लगा, लेकिन वे कहने लगी कि मुझे नहीं लगता कि इस घर में मेरा गुजारा होगा। अब तो आपकी माँ मुझ पर और भी ज़्यादा जुल्म करेगी, मुझसे और भी ज़्यादा काम करवाएगी और उनको रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। अब उन्हें किसी बात का भी डर नहीं होगा। अब आप मुझे उनके साथ अकेला छोड़कर चले जाएंगे, वे जो चाहे करती रहेंगी। मैंने अपनी पत्नी को कहा कि मेरी माँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी, तुम फिक्र नहीं करो। मैं घर में नौकरानी रखने की बात करता हूँ, कोई ना कोई मिल ही जाएगी, सारा काम वह करेगी, तुम बस आराम किया करना। खुद को सजाना संवारना, खूबसूरत बनाना, ताकि मैं तुम्हें देखूं और खुश हो जाऊं, पूरे दिन की थकान उतर जाए। 2 बहनों की शादी करना, नौकरानी रखना, अपनी पत्नी के नखरे उठाना, अपनी माँ की दवाइयों का बिल पूरा करना, कोई आसान बात नहीं थी। मैं बहुत अच्छा काम करता था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलते थे, लेकिन किस तरह मिलते थे ये मैं ही जानता था। मेरी माँ रोज़ मुझसे शिकायत करती कि जहाँ तुमने बहनों के रिश्ते करवाए हैं वे लोग अच्छे नहीं हैं। तुमने रिश्ता करवाया है, तुम ही जाकर बात करो, तुम्हारी बहनों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। मैं अब क्या कर सकता था? किसी के घर जाकर कहता कि ये मेरी बहन के साथ क्या हो रहा है? मुझे तो पता था कि सबके साथ ये मसले होते ही हैं। मेरी पत्नी का भी एक भाई था, वह भी तो कभी मेरे पास नहीं आया था ये कहने के लिए कि आपने मेरी बहन को ये किस हाल में रखा हुआ है। तो फिर मैं कैसे जा सकता था? मैंने अपनी पत्नी से कहा कि एक तो माँ को पता नहीं क्या हो गया है, अच्छी भली थी, हमेशा मैंने उनको लोगों के साथ भलाई का मामला करते हुए देखा है। जैसे ही सास बनी है
बिल्कुल ही बदल गई है। मेरी पत्नी ने कहा कि देखो, अगर इन लोगों ने मेरे साथ बुरा ना किया होता तो आज तुम्हारी बहनों के साथ बुरा नहीं होता। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ कहती है कि मैंने उनके साथ बुरा किया है, उन्होंने तो कुछ नहीं किया है। फिर ये सब क्या है? वे समझती हैं ईश्वर सिर्फ उनका ही है, ईश्वर सबका है और ईश्वर सिर्फ एक इंसान को नहीं देखता है, वे सबको देख रहा होता है। मुझे मेरी पत्नी की बात बिल्कुल ठीक रही थी, पर मैं माँ को ये नहीं कह सकता था कि बहनों को उनके हाल पर छोड़ दो। मैं बस ये कहता था कि उनको फ़ोन किया करें, अगर ज़्यादा कोई बड़ी बात होगी तो मैं बात कर लूँगा। पर मुझे कोई बात नहीं करनी थी, ये मैंने पहले से ही तय कर रखा था। एक दिन मेरी पत्नी ने कहा कि आपने मुझे मुँह दिखाई में कुछ नहीं दिया था। मैंने कहा कि तुमने खुद ही कहा था कि तुम बाद में मांग लोगी। उसने कहा कि हाँ, अब मैं आपसे मांगने आई हूँ, मुझे मुँह दिखाई में आपसे कुछ चाहिए। मुझे उसी दिन तनख्वाह मिली हुई थी। मैंने कहा कि कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें ला कर दे दूँगा। और मैं किसके लिए कमाता हूँ? अगर अपनी पत्नी को ही खुश ना रख सकूँ तो मेरे कमाने का क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का? मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत है कि वो मुझसे चाँद भी मांगती तो मैं उसके लिए ले आता। मेरे दोस्त ही नहीं, मेरी किस्मत से मेरा सारा ख़ानदान हैरान था कि इतनी प्यारी लड़की मुझे कैसे मिल गई। मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे मुँह दिखाई में तुमसे बहुत बड़ी चीज़ चाहिए। मैंने कहा कि जो भी मांगना है मांग लो, आज तो तुम्हारे पति को तनख्वाह मिली है। उसने कहा कि वह चीज़ आपकी तनख्वाह से नहीं आएगी। मैंने कहा क्या इतनी बड़ी चीज़ है? उसने कहा कि नहीं, मगर वह चीज़ पहले से ही आपके पास है, बस आपको मुझे दे देनी है। मैंने कहा कि फिर तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। बताओ कौन सी चीज़ है? मेरा जो कुछ है सब तुम्हारा ही है। तुम नाम लो, मैं अभी दे दूँगा। उसने कहा कि ये घर मेरे नाम कर दो। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं हैरान हुआ, क्योंकि ये घर मेरी माँ के नाम था। मैंने कहा कि घर? उसने कहा कि हाँ, देखे ना, कहते हैं कि औरत का कोई भी घर नहीं होता। बाप के घर में पैदा होती है तो सब कहते हैं कि अपने पति के घर जाना, मगर जब पति के घर में आती है तो वह भी तो उसका अपना घर नहीं होता है, वह उसके पति का घर होता है। और जब बूढ़ी हो जाती है तो फिर अपने बेटों के घर में रहती है। औरत का तो कोई घर ही नहीं होता है। कहते हैं ना कि अगर औरत पर कोई एहसान करना चाहते हो तो उसको एक घर बना कर दे दो। मैंने अपनी पत्नी का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ा और कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, ये तो बस इतनी सी बात है। मैं माँ के दस्तखत ले लूँगा और ये घर तुम्हारे नाम कर दूँगा। अब तो तुम खुश हो? उसने कहा कि हाँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसने मेरी बहुत तारीफ़ें की और मेरे लिए अपने हाथों से मेरी पसंद का खाना बनाया, जबकि वह ज़्यादातर खाना नहीं बनाती थी, खाना भी नौकरानी ही बनाती थी। लेकिन आज उसने मेरे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया था, मुझसे बहुत प्यार मोहब्बत की बातें की। उसने मेरे उस दिन को बहुत खूबसूरत बना दिया था। मैं भी खुश हो गया। मैंने कहा कि कुछ दिनों ही में मैं कागज़ात बनवा लूँगा और माँ से कहूँगा कि दस्तखत कर दें। जब मैंने अपनी माँ से ये बात करनी थी तो उससे पहले मैं उनके लिए कुछ खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें ले गया था। वैसे तो उनको शुगर थी, लेकिन मैंने कुछ फल फ्रूट ले लिए थे और जाकर उनके पास बैठ गया। उन्होंने मुझे देखकर ये नहीं कहा कि आज बड़े दिनों बाद मेरी याद आई है तुम्हें। बस उन्होंने यही कहा कि कैसे हो बेटा, ठीक तो हो? मैं उनके पाँव दबाने लगा। थोड़ी देर के बाद मैंने उनसे कहा कि माँ देखें, आपके पास जो कुछ है वे मेरा ही है ना? मेरी माँ ने कहा कि हाँ बेटा, तेरी बहनों का जो हक है वह उनको दे दिया जाएगा, बाकी सब कुछ तेरा ही है। मैंने कहा और जो एक मर्द का होता है वह उसकी पत्नी का भी होता है। ये घर तो बाबा का था, लेकिन उन्होंने आपके नाम कर दिया। तो मेरी माँ ने कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने कहा कि फिर जो मेरा है मेरी पत्नी का ही हुआ ना। मेरी माँ ने कहा कि हाँ, उन्होंने तो मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन मुझसे ये नहीं कहा था कि अपनी पत्नी को काबू में करके रखो। ये औरतें तो ऐसी ही होती हैं, इनके नखरे होते हैं, ये ड्रामा करती है। उन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैंने कहा कि आप ये घर मेरी पत्नी के नाम कर दें, क्योंकि जो मेरा है मेरी पत्नी का ही है। मेरी माँ ने मुझे अजीब नज़रों से देखा। वे फल फ्रूट जब वे खा रही थी उनके हलक में फंसने लगा। मैंने उन्हें पानी का गिलास पकड़ा दिया। मैंने कहा, क्या हुआ माँ, आप क्या सोचने लगीं? आप ये नहीं सोचें कि आप अपनी बहू के नाम कर रही हैं, आप ये सोचें कि आप अपने बेटे के नाम कर रही हैं। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि देखो, जो मेरा है वह तुम्हारा है, लेकिन मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तूने पहले ही अब मेरी बेटियों की शादी अपनी पत्नी के कहने पर उल्टी सीधी जगह कर दी है और अब वे बुरी तरह से परेशान हो रही हैं। मैं पहले उनका हिस्सा दूंगी ताकि कल को उनकी ज़िंदगी से परेशानियां ख़त्म हों। तुम्हें पता भी है कि उनके साथ क्या होने वाला है। तुम्हारी पत्नी के कहने पर तुमने मेरी सबसे छोटी बेटी की भी शादी करवा दी। अभी उसकी उम्र क्या थी? अगर तुम्हारा बाप ज़िंदा होता तो मैं 3-4 साल उसकी शादी ना करवाती, पर तुमने उसको ससुराल की आग में छोड़ दिया। मैं ये घर कभी भी तुम्हारे नाम नहीं करूँगी। तुम्हारी पत्नी जब तक तुम्हारी ज़िंदगी में है
तब तक तो नहीं, या फिर ये कह लो कि अपनी ज़िंदगी में नहीं करूँगी। अगर मैं मर गई तो फिर कर लेना जो भी करना है। पर अगर मैं मर गई ना और मेरे मरने से पहले ये घर तुम्हारे नाम किया, तो याद रखना कि फिर तुम्हारे चाचा और उनके बेटे भी बीच में पंगे लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि वह भी अपना हिस्सा मांग सकते हैं। तुम्हारा बाप उनका बड़ा भाई था, ये सब कुछ उसने अपनी मेहनत से बनाया था, लेकिन वह हिस्सा ज़रूर मांग सकते हैं। ये बात याद रखना, क्योंकि जिस ज़मीन पर ये घर बना है वह तुम्हारी दादी की थी। इस ज़मीन पर और इस घर में बड़े मसले हैं, लेकिन फ़ैसला मेरे हाथ में है। तुम्हें क्या लगता है कि जो रवैया तुम्हारा मेरे साथ है और तुम्हारी पत्नी का मेरे साथ है, उसके बाद भी मैं ये घर तुम लोगों के नाम करूँगी? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मेरी माँ ने तो साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि इसलिए फल फ्रूट लेकर आया था, इसलिए आज माँ का ख्याल आया, ताकि तू ये बात कर सके। मैंने तो तुझे ये मतलब परस्ती नहीं सिखाई थी, ये सब कुछ तेरी पत्नी ने ही तुझे सिखाया है। वे तुझे पट्टियाँ पढ़ाती रहती है। मैं खामोश हो गया था। मुझे अपनी माँ के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत जहर चढ़ रहा था अपनी माँ पर। मेरी माँ ने कहा कि मैं ये फ़ैसला नहीं करूँगी, मैं इस ज़मीन को ऐसे ही लवारिस छोड़कर चली जाऊँगी, लेकिन कभी भी ये घर अपनी ज़िंदगी में तेरी पत्नी के नाम नहीं करूँगी। मैं आ गया। मेरी पत्नी पहले ही हमारी बातें सुन चुकी थी। उसने मुझे ताने देना शुरू कर दिए। उसने कहा कि बड़े प्यार से बात करने गए थे, तुम्हारी माँ कभी भी ये घर हमारे नाम नहीं करेगी। उसने मुझे पहले ही कहा था कि वे कभी भी तुम्हारे नाम ये घर नहीं करेगी। पर मैं भी बड़े गर्व से कहा था कि मेरी माँ है और मेरे नाम नहीं करेगी तो क्या करेगी। पर जब माँ ने कहा कि मैं तुम्हारे चाचा के नाम कर दूँगी, तो मैं और भी ज़्यादा गुस्से में भर गया। दिन इसी तरह गुजरने लगे। एक दिन मैं घर पर आया तो मेरी माँ के साथ मेरी पत्नी का झगड़ा हो रहा था और मेरी माँ उसको बहुत सारी बातें सुना रही थी। मैंने वो दृश्य देख लिया था। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। मेरी माँ ने कैसे मेरी पत्नी को इतनी सारी बातें सुना दी। मेरी माँ कहने लगी कि ये मुझे कल की बची हुई सब्ज़ी खिला रही थी, जिससे में से बदबू आ रही थी। और मेरी पत्नी कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सब्ज़ी इनके लिए बाहर निकाल कर रख दी थी, ये टीवी पर ड्रामा देख रही थी। अरे ये ड्रामा ही कर रही हैं, चलो सब्ज़ी ख़राब भी हो गई है तो मैं क्या करूं, आजकल गर्मी बहुत है। जब मैंने तो उस वक्त रोटी खाई तो मेरी पत्नी की बात पर यकीन आ गया और मैंने माँ कहा कि माँ, आप इस उम्र में ड्रामा करती हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। ये आपकी उम्र नहीं है, टीवी पर दिन भर ड्रामा देखती रहती हो और फिर ड्रामा ही करती हो। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा। खैर उनको मुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अब तो घर में रोज़ ही लड़ाई झगड़ा होने लगा था। हमेशा गुस्सा मुझे मेरी माँ पर ही आता था। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि अपनी माँ को घर से निकाल दो। ये उन लोगों के पास चली जाएंगी जिनकी इनको सबसे ज़्यादा फ़िक्र है। वे इनके अपने ससुराल वाले देखते हैं, वे इनको रखते हैं या नहीं। जब वे इनको बुरे हालात में रखेंगे तो ये वापस आ जाएंगी और फिर ये घर हमारे नाम कर देंगी। मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि ऐसा ही करता हूँ। मैं अपनी माँ के कमरे में गया और गुस्से में कहने लगा, मैंने कहा कि आपने मेरी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। मैंने उन पर काफ़ी सारा गुस्सा किया। वे रोने लगीं, हर बात पर सफाई देने लगीं। उसके बाद मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि बस मेरे घर से निकल जाएं। मेरा घर है, अब आप इसमें नहीं रहेंगी तो ये मेरा ही होगा, और अगर मुझसे लेना है तो जाकर केस कर दें। शायद आपको पता नहीं कि जिस देश में हम रहते हैं, यहाँ पर एक केस अगर कर दिया जाए तो 20-30 साल तक चलता रहता है और इतने दिनों में केस करने वाले मर जाते हैं। मैं अपनी माँ को घर से बाहर निकालने लगा। मेरी माँ चीखने चिल्लाने लगी। पहले तो मना कर रही थी, अब उन्होंने ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। रात का वक्त था, पर इतनी भी रात नहीं थी, क्योंकि गर्मी का मौसम था, सब लोग जाग रहे होते हैं। मोहल्ले वाले भी इकट्ठे होने शुरू हो गए। एक आदमी मेरी तरफ आया। उसने कहा कि ये क्या कर रहे हो बेटा तुम? अपनी माँ के साथ ये जुल्म क्यों कर रहे हो? क्यों अपने स्वर्ग को घर से निकाल रहे हो? मैंने कहा, ये मेरा स्वर्ग नहीं है, इसने मेरी ज़िंदगी को नर्क बना दिया है। मैंने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। मेरी पत्नी भी मेरे पीछे पीछे थी, वह भी सारा नज़ारा देख रही थी। मैं अपनी माँ को घर से घसीटता हुआ बाहर ले गया, बिल्कुल सड़क के ऊपर। हमारा घर चौक में था। बहुत सारे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। मैंने अपनी माँ को चौक में धक्का दे दिया और जब लोगों ने मुझे कहा कि ये क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा कि जिस किसी को भी इस पर ज़्यादा हमदर्दी है वह इस बुढ़िया को उठाकर अपने घर ले जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और वापस घर के अंदर चला गया।
अभी हम लोगों ने घर में कदम ही रखा था और दरवाज़ा बंद ही किया था कि ऐसा लगा कि सारी ज़मीन काँप रही है। मैं फ़ौरन समझ गया कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि भूकंप आ रहा था। हम लोग बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से दरवाज़ा अंदर से लॉक हो गया था। शायद मैंने ही लॉक किया था और चाबी मेरे पास नहीं थी। हम बाहर ना निकल पाए और हमारे घर का आधा हिस्सा गिर गया था। मेरी पत्नी के सिर पर पत्थर लगा, वे वहीं पर दम तोड़ गई। मेरे ऊपर भी काफ़ी सारा मलबा गिर गया था, लेकिन मुझे निकाल लिया गया। मेरी दोनों टांगें टूट गई थी। मेरी आंखें खुली तो मेरी माँ अस्पताल में मेरे सामने थी और मेरे लिए रो रही थी। मैंने उससे रो रो कर माफ़ी मांगी। मैंने कहा कि शायद मुझे तेरा श्राप लग गया माँ। माँ ने कहा कि मैंने तो तुझे कभी श्राप नहीं दिया। फिर मुझे बाद में पता चला कि जब ये हादसा हुआ था, सारे मोहल्ले में सिर्फ हमारा ही घर गिरा था। ऐसा लगता था कि जैसे ऊपर वाले का कोई कहर था, जो सिर्फ हमारे घर पर ही हुआ था। मेरी खूबसूरत पत्नी, जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था, वह इस संसार से जा चुकी थी। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी। मेरी बहनों के घर भी ठीक से न बसे थे, वे बहुत तकलीफ़ उठा रही थी। और मेरी माँ को भी मैंने इतना सारा दुख दिया था। मैं अब अपने कदमों पर भी चल नहीं सकता था। मेरे सारे काम मेरी माँ ही करती थी। और मेरी बहनें, जिनको मैंने कभी कुछ नहीं समझा था, आज उनकी ही मदद से मेरा थोड़ा बहुत इलाज हुआ था। मैं इस काबिल हुआ कि थोड़ा बहुत चल फिर सकूं। मैं कुछ काम घर पर बैठकर कर लेता हूँ, अपना और अपनी माँ का पेट पालने के लिए। अब पहले जैसा कुछ भी ना रहा। मेरी पत्नी मेरे साथ ना रही, ना ही मेरा कारोबार रहा। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास टांगे नहीं हैं, मेरे पास सेहत भी नहीं है। सब कुछ बर्बाद हो गया। शायद मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया है, इसलिए ऊपर वाले ने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे दी है। जिसके लिए ये सब कुछ किया, वह ही इस दुनिया से चली गई। दिल का एक हिस्सा कहता है कि वे बहुत बुरी थी और उसके साथ बिल्कुल ठीक हुआ, लेकिन दिल का दूसरा हिस्सा आज भी उसको याद करता है। जिससे मैं मोहब्बत करता था, वह मेरी प्यारी पत्नी थी। एक खूबसूरत औरत जो मेरी ज़िंदगी में आई थी। उसकी मुस्कुराहट, उसकी खूबसूरती और उसकी आवाज़ आज भी मेरे दिल में पहुंचती है। आखिरी दफ़ा उसने मुझे पुकारा था और उसके बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने बहुत बुरा किया था। बाद में आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता लगने लगा कि वह हमेशा झूठ बोलती थी। उसने मेरी माँ को बड़े दुख दिए थे, मेरी बहनों को भी बहुत जलील किया था। वे थी हमारे घर में जो बुरी थी। वे इस कहानी की बुरी किरदार थी और मैं अपनी माँ को बुरा समझता था। माफ़ी मांगता हूँ ऊपर वाले से। इस बात से डरता हूँ कि जो मैंने इस दुनिया में किया उसका हिसाब तो हो गया, लेकिन मरने के बाद कहीं वे मुझे इससे भी ज़्यादा बड़ी सज़ा न दे दे। अभी मुझे ऊपर वाले के पास जाकर उसे भी मुंह दिखाना है और इसलिए मुझे डर लगता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपको क्या कहना है इस कहानी के लिए, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए।